हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम वाटर सेट प्रबंधन वाला जो क्लास था वो देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तक का पार्ट कवर किया था और उसमें हमने बताया था कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कौन कौन कर सकता है। आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और ये पार्ट आज हमारा वाटर सेट से रिलेटेड जितने भी पार्ट है पूरे कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैंने एक्स्ट्रा ही आपको बताया है। अब इतना पढ़िए, काफी आपका वाटर सेट वाला पार्ट को कवर करेंगे और जितने भी आप पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं अब आप बना के देखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन रहा होगा। क्लियर है? तो आज हमारा वाटर सेट से रिलेटेड जो भी क्लास चल रही थी आज कंप्लीट हो जाएगी। काफी छोटी पार्ट या छोटी क्लास है ये, क्योंकि बहुत कम चीजें बची है और मैं ये चाहता हूं कि जो नया टॉपिक हो वो नई क्लास से चालू हो, तो उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज आपका वाटर सेट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो सीरीज उपयोगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो हमारे संविधान की एमसीक्यू वाली पार्ट हमने कल किया था, रात को 10:15 बजे का उसका टाइम था, आज उसका दूसरा पार्ट होगा और वो क्लास का टाइम में थोड़ा सा चेंज किया हूं। वो टाइम होगा शाम के 6:30 बजे, क्योंकि रात को थोड़ा सा मेरे को बाहर जाना है तो उससे रिलेटेड काम है। तो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइव क्लास होगी वो होगी शाम को 6:30 बजे। तो कल भी मैंने बोला था कि उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरे को मजा आएगा कि कोई चीज मैं बैठ के आपको कन्वे कर रहा हूं और वहां पे जो है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ लाने की जिम्मेदारी मैं बोल रहा हूं, बार बार आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर मेरे को अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी तो मैं और अच्छा कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आपको उस क्लास से जुड़ना है तो शाम 6:30 बजे आज लाइव क्लास करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान में जितने आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु स्वयंसेवी संगठन हेतु मापदंड। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर सकता है। तो अगर कोई स्वयंसेवी संगठन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगा तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं या कुछ मापदंड रखे गए हैं कि ऐसी स्थिति में ही वो काम कर सकता है। कब कब वो देख लेते हैं कि वो मापदंड क्या है। यानी कोई भी स्वयंसेवी संगठन को अगर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करना है तो उसके निम्न मापदंड होने जरूरी हैं। पहला पॉइंट, वह कम से कम 5 वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए पंजीकृत इकाई हो। यानी जो स्वयंसेवी संगठन बनते हैं तो उसका पंजीयन कराया जाता है, रजिस्ट्री कराई जाती है। तो उसको रजिस्ट्री कराए हुए 5 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, तभी ऐसे ही स्वयंसेवी संगठन को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो पहली शर्त क्या है, वह कम से कम 5 वर्ष की अवधि से अधिक के से पंजीकृत इकाई हो, यानी उसका पंजीयन 5 साल से अधिक समय पहले हो गया हो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इसे सामुदायिक आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। यानी जो वो स्वयंसेवी संगठन है वो 3 वर्षों से ज्यादा समय हो गया हो कि वो प्राकृतिक संसाधन का, क्योंकि वाटर सेट जो प्रबंधन है वो प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है, चाहे वो नदी हो, चाहे नदी हो, मिट्टी हो, जो भी हो, या वन उगाना हो, पेड़ उगाना हो, जो भी हो, सभी तो प्राकृतिक संसाधन ही है। तो उससे रिलेटेड कार्य करने का उनको 3 वर्ष से ज्यादा अनुभव हो, ये बोला गया है। तीसरा पॉइंट, इसे कपाट भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा काली सूची में ना डाला गया हो। यानी कपाट एक संस्था होती है जो कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करती है और वो भारत सरकार और साथ ही साथ जो हमारी जो एनजीओ होते हैं, स्वयंसेवी संगठन जो अतिरिक्त होते हैं, उनके बीच की एक कड़ी का कार्य करती है। यानी जो कपाट है वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। वो जो हमारे जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, ठीक है, और जो मुख्य रूप से सरकार होती है, दोनों के मध्य जो लिंक का कार्य करती है वो कपाट ही करती है। तो कपाट भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी स्वयंसेवी संगठन को अगर काली सूची में डाल गया यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो ऐसे स्वयंसेवी संगठन को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य नहीं दिया जा सकता, यानी वो ब्लैक लिस्ट में ना हो, ये बोला गया है।
अगला पॉइंट है संगठन में महिला व पुरुष दोनों हो। जो स्वयंसेवी संगठन होगा उसमें महिला और पुरुष दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, यानी उसमें महिला भी काम कर रही हो और पुरुष भी काम कर रहे हो, तभी उनको ये परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का कार्यभार दिया जाएगा। अब जो है कार्य की शर्त, यानी जो स्वयंसेवी संगठन कार्य करेगा उसकी कुछ शर्तें हैं वो देख लेते हैं। पहला, एक संगठन को एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जा सकता। यानी अगर किसी स्वयंसेवी संगठन को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का कार्यभार देना है तो वो स्वयंसेवी संगठन एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में उसको काम नहीं दिया जा सकता। सेकंड, किसी भी समय एक स्वयंसेवी संगठन को एक राज्य में 30,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र नहीं दे सकते। यानी किसी भी एक स्वयंसेवी संगठन को पूरे राज्य में, जैसे जिले में 10,000 हेक्टेयर है, कि कोई भी एक स्वयंसेवी संगठन जो है वो एक जिले में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही अगर हम स्टेट यानी राज्य की बात करें तो वो स्वयंसेवी संगठन किसी राज्य में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, किसी भी मामले में एक संगठन को राज्य में चल रही कुल परियोजनाओं की 1/4 से ज्यादा परियोजना नहीं दे सकते। यानी मान लेते हैं कि एक राज्य में 12 जो है, मान लेते हैं छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में वाटर सेट से रिलेटेड 12 परियोजना चल रही है पूरे राज्य में। तो पूरे राज्य में 12 परियोजना चली तो किसी एक ही स्वयंसेवी संगठन के पास जितनी भी परियोजना चल रही है उसका 1/4 से ज्यादा परियोजना में उनको काम नहीं दे सकते। यानी अगर हम देखें तो 12 का 1/4 कितना हुआ, 3। यानी किसी एक स्वयंसेवी संगठन को 3 काम से ज्यादा यहां पर नहीं दे सकते हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। ठीक है, अगर 15 चल रही तो वैल्यू अलग हो जाएगी, 16 चल रही तो अलग हो जाएगी। यानी एक राज्य में जितने भी परियोजना चल रही है वाटर सेट से रिलेटेड, किसी एक ही संगठन को टोटल परियोजना का 1/4 से ज्यादा काम नहीं दे सकते। 12 परियोजना चल रही है तो 3 परियोजना में एक स्वयंसेवी संगठन काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो 1/4 से ज्यादा परियोजना नहीं में काम उनको नहीं दिया जा सकता। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किसी स्वयंसेवी संगठन को अगर काम दिया जाए तो वो पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जिला वाटरशेड विकास इकाई। तो जिला वाटरशेड विकास इकाई क्या होता है? ये जिला स्तर में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिन जिलों में वाटरशेड परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 25,000 हेक्टेयर है तो वहां यह इकाई होगी। यानी जिला वाटरशेड इकाई वहीं पर होगी जिस जिले में वाटरशेड परियोजनाओं से रिलेटेड जो क्षेत्रफल है वो 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। अगर 25,000 हेक्टेयर के ज्यादा हो या उसके आसपास हो तभी वहां पर जिला वाटरशेड विकास इकाई होगी। अगर वहां पे क्षेत्र 25,000 हेक्टेयर से कम होता है, जैसे मान लेते 15,000 हेक्टेयर होता है, तो वहां पर ये इकाई ना हो तब भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जिन जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 25,000 हेक्टेयर है वहां यह इकाई होगी। क्लियर है? अगला पॉइंट, इसमें परियोजना प्रबंधक तथा कृषि जल प्रबंधन लेखा से संबंधित 3-4 विशेषज्ञ होंगे। यानी यहाँ पर जो जिला इकाई बन रही है वाटरशेड इकाई, उसका जो उसमें एक परियोजना प्रबंधक एक पोस्ट होती है वो होगा। साथ ही साथ कृषि जल प्रबंधन और लेखा से संबंधित जो कार्य करने वाले विशेषज्ञ होते हैं वो 3 से 4 विशेषज्ञ इस इकाई में सम्मिलित होंगे। अगला पॉइंट, परियोजना प्रबंधक की नियुक्ति ओपन होगी। ओपन यानी इसके लिए पेपर कराएगी गवर्नमेंट। जैसे नॉर्मल हम कोई भी पोस्ट के लिए पेपर होता है तो इसमें विभिन्न लोग अप्लाई करेंगे जिनकी योग्यता इसके लिए रखी जाएगी। जो योग्यता को फुलफिल करते हैं वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है ओपन तरीके से जो पेपर हो रहा है उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड मेरिट में आएगा उनका यहाँ पर परियोजना प्रबंधक के रूप में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है? अगला देखते हैं परियोजना प्रबंधन का जिला विकास इकाई, जो जिला वाटरशेड विकास इकाई है उसका काम क्या होता है? तो सेम काम है, समन्वय बनाना। क्यों समन्वय? किससे बनाएंगे? जो राज्य हमारी नोडल एजेंसी है उसके और जो जिला स्तर में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी इकाई है, चाहे वाटरशेड समिति हो, ठीक है, या वाटरशेड विकास दल हो, तो सबके बीच समन्वय बनाना इनका काम होगा। सेकंड है निगरानी। जो परियोजना का काम हो रहा है उसमें निगरानी रखना और उसका मूल्यांकन करना भी इनका ही काम होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी। तो राज्य स्तरीय जो नोडल एजेंसी है इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और यह वाटरशेड प्रबंधन में राज्य स्तर की सबसे प्रमुख इकाई है।
ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है, किसका? राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का। अगला पॉइंट है, ये नोडल एजेंसी का एक स्वतंत्र बैंक खाता होता है, क्योंकि वाटरसेट परियोजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा जो भी राशि दी जाती है वो इन्हीं के बैंक खाते में आती है और इसके बैंक खाते के बाद वो निचले स्तर पर भेजा जाता है। ठीक है। आगे, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव या कृषि आयुक्त के समकक्ष व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। यानी जो राज्य स्तर की नोडल एजेंसी बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, कृषि आयुक्त के समकक्ष कोई व्यक्ति जो समान डेजिग्नेशन का हो उसको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। और आखिरी है कि इस नोडल एजेंसी में 4 से 7 विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनको इस क्षेत्र में जैसे कि कृषि, जल प्रबंधन, इन क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, वो विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। तो राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का कार्य क्या होगा? जो राज्य में जितनी भी वाटर सेट परियोजना चल रही है उनको क्रियान्वित करना, उनकी निगरानी करना इनका काम होगा। और ये राज्य स्तर की सबसे ऊंची संस्था है। बाकी केंद्र स्तर की नोडल एजेंसी जो है वो आपका जो भूमि संसाधन विभाग है उसके द्वारा तय होता है कि कौन काम करेगा। तो वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए यहां तक इंपॉर्टेंट है कि राज्य स्तरीय जो नोडल एजेंसी है, राज्य स्तर पर जो भी परियोजना चल रही है उसको क्रियान्वित करने की सबसे प्रमुख इकाई और सबसे बड़ी इकाई जो है वो राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होती है। क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग होती है वो भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, कृषि आयुक्त के समकक्ष व्यक्ति इसके अध्यक्ष बनते हैं। और जो पूरे जितने भी राज्य में जो भी जिलों में भी योजना चल रही सबका मेन एजेंसी क्या होगा? हेड, ये राज्य की नोडल एजेंसी। क्लियर है? तो यहां पर हमारा वाटर सेट प्रबंधन का जो भी पार्ट था मैंने एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर किया है। इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप कोई भी बुक देख लीजिए जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी क्लास है लेकिन आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आराम से इसको, क्योंकि नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेने से क्लियर नहीं आता, कई लोग बोलते हैं, तो मैं वहां पर आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप वहां से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आराम से। क्लियर है? तो यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।